शिक्षा में जब जब पूंजी का विस्तार होगा, शिक्षा में जब जब पूंजी का विस्तार होगा, यकीनन नैतिकता का ह्रास होगा, नैतिकता का ह्रास होगा। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर अपने विशेष कार्यक्रम पोस्टमार्टम में। साथियों आज का पोस्टमार्टम है शिक्षा, वो भी आईएएस की शिक्षा संस्थानों का। साथियों अभी सरकार ने 3 या 4 कोचिंग संस्थान जो कि आईएएस की तैयारी कराते थे उनको एक नोटिस दिया। नोटिस देने का कारण था कि 2022 में कुल सफल अभ्यर्थी जो थे, सफल जो कैंडिडेट थे, उनकी संख्या 933 थी और कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो सफल अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई वो लगभग 3507 थी। अब सरकार सकते में आ गई। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि टोटल सफल अभ्यर्थी जब टोटल मिलाकर 933 हैं तो फिर 3507 कैंडिडेट कहाँ से आ गए। साथियों आपको भी इस बात के लिए हैरानी हो सकती है, परंतु इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, इसके पीछे कौन सा लॉजिक है और कौन सा गणित है। साथियों जैसा मैंने बताया कि नैतिकता अभी बाकी है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे ये नैतिकता अक्षुण्ण रहे, इसके अंदर और ज़्यादा ह्रास ना हो। साथियों होता ये है कि सपोज कीजिए एक जो आईएएस की तैयारी करने के लिए कैंडिडेट, उसका नाम मिस्टर ए है। मिस्टर ए डिसाइड करता है कि उसे आईएएस की कोचिंग लेनी है। उसके बाद वह सर्च करता है बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को, फिर वो देखता है कि भी कौन से कोचिंग संस्थान में उसे किस तरीके का कोचिंग मिलेगी और किस कोचिंग संस्थान से उसे किस विषय की कोचिंग प्राप्त करनी है। फिर मिस्टर ए डिसाइड करते हैं कि भी प्रीलिमिनरी की कोचिंग मुझे संस्थान एक्स से लेनी है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुख्य विषय की जो मुझे तैयारी करनी है वो संस्थान बी से करनी है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि सामान्य अध्ययन जो है वो कोचिंग संस्थान जो है जेड अच्छा कराता है। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अगर मैं पास हो जाता हूँ मुख्य परीक्षा में तो फिर मैं साक्षात्कार के लिए कोचिंग संस्थान एम के पास जाऊँगा। इस तरह से वहाँ पर 4 कोचिंग संस्थान इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए कोचिंग संस्थान ए हो जाता है, दूसरा कोचिंग संस्थान बी हो जाता है, फिर कोचिंग संस्थान जेड हो जाता है, फिर कोचिंग संस्थान एम हो जाता है। 4 कोचिंग संस्थान वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि परिणाम आते हैं और मिस्टर ए जो हैं वो सफल हो जाते हैं। अब मिस्टर ए के सफल होने का फायदा चारों कोचिंग संस्थानों को मिलता है और चारों कोचिंग संस्थान मिस्टर ए की एक बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मिस्टर ए का जो ये रैंक आया है ये उसके कोचिंग संस्थान में पढ़ने की वजह से आया है, यह इस कोचिंग संस्थान का एक सफल विद्यार्थी है। अब इसमें बुरा क्या है? प्रीलिमिनरी वाले ने उसे पढ़ाया, सही है। मेन विषय की तैयारी जिसने कराई वो भी सही है। साक्षात्कार की जहाँ उसने तैयारी की है वो भी ठीक है और उसके बाद उसने मुख्य विषय की जहाँ से तैयारी की वो भी ठीक है। इस तरह से सफल अभ्यर्थी 4 संस्थानों की पूंजी हो गया। यही पूंजीवाद का खेल है। अब चारों संस्थान इसको अलग अलग बैनर पर टीवी में, रेडियो में, अखबार में, जहाँ पर भी वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वहाँ पर वो इसकी ऐड करते हैं। बुरा कुछ भी नहीं है। अगर पूंजीवाद है तो पूंजीवाद में अधिकतम लाभ कमाने की होड़ लगी होती है और अधिकतम लाभ के लिए वो ये काम करते हैं। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई नैतिकता का ह्रास नहीं हुआ है। 933 सफल अभ्यर्थी और उनके 3507 सफल अभ्यर्थी इस तरीके से संभव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और उसके अंदर लोचा हो तो वो तो जांच का विषय है। अब आती है दूसरी बात कि कोचिंग संस्थान अक्सर कहते हैं कि इस बार उनके यहाँ से जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 50 हैं या 100 हैं या 500 हैं या 600 हैं।
बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से 600 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। मगर ये भी बताइए साथ में कि 600 अभ्यर्थी सफल हुए हैं तो कुल कितने अभ्यर्थी थे और ये सफलता की जो प्रतिशत है वो कितना है। यहाँ पर थोड़ा सा नैतिकता का ह्रास देखने को मिलता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस विषय में वो इस कोचिंग संस्थान का हिस्सा रहा है, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को उस सिलेक्शन में आसानी हो और वो उस सही कोचिंग संस्थान का सिलेक्शन कर सकें। जैसा कि मैंने कहा कि इसके अलावा अगर कोई और लोचा हो, कोई और लोचा क्या हो सकता है, एक बड़ा लोचा ये होता है कि ऐसे कोचिंग संस्थान भी हैं जहां से कोई भी सफल अभ्यर्थी शायद ही निकलता हो, परंतु वे सफल अभ्यर्थी के नाम को परचेज कर लेते हैं, नाम को परचेज करते हैं और उसके बदले में कीमत देते हैं। ऐसा होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। बाकी अभी शिक्षा जगत में नैतिकता बाकी है और उम्मीद है कि वहाँ नैतिकता बची रहेगी। पूरी तरह से नैतिकता का ह्रास नहीं होगा, परंतु पूंजीवाद का तो नियम है, अगर कोई संपत्ति है तो उस पर उसका ह्रास होता ही होता है और सरकार इस ह्रास को लागू भी करती है, जिसे अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये डेप्रिसिएशन एक तरह से सरकार कहती है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है आप उसे अपने लाभ से कट ऑफ कर सकते हैं, वो भी एक तरह का आपका खर्चा है। मगर नैतिकता का जो डेप्रिसिएशन है वो एक राष्ट्र की हानि है, एक समाज की हानि है और उसकी पूर्ति किसी भी लाभ में से डिडक्ट करके नहीं की जा सकती है। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे ही और वीडियो आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।